हेलो नमस्कार प्रणाम साथियों। तो कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। आशा है कि आपकी सेहत भी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि इस समय आई फ्लू का ज़्यादा चल रहा है बीमारी। और देखिए तैयारी भी अच्छे से कर लिए होंगे तो अच्छा है। ये प्रश्न जो मैं लेकर आया हूँ बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। जिनका पेपर हो गया है उनका के लिए भी ये प्रश्न अच्छा रहेंगे, जान लीजिएंगे। और जिनका पेपर हो चुका है तो आशा करता हूँ उनका पेपर अच्छा गया होगा। जिन जिन साथियों का हो गया हो कमेंट में बता दीजिएगा। जिनका अभी बाकी है 6 से लेकर और 17 तक और जिनका 4 का पेपर कैंसिल हुआ है उसका अभी नोटिस नहीं आया है। आपके ईमेल आईडी फ़ोन नंबर जो दिए उस पर एसएमएस आ जाएगा और इसका मैं एक वीडियो भी बनाकर आपको बता दूंगा कि आपका पेपर कब होगा। तो देखिए ये पार्ट 4 में लेकर आया हूँ। क्या पार्ट 4 में लेकर आया हूँ और जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ जो बार बार पूछे जाते हैं। और जिनका पेपर 5 तारीख से यानी कि आज का जो पेपर हो गया तो सुबह में जो 6 तारीख का पेपर होगा उनके दृष्टि से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पटना की तरफ से एक प्रीवियस ईयर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उससे संबंधित उसके बेस पर प्रश्न मैं लेकर आया हूँ जीके जीएस का, जो आपको अमीन या फिर क्लर्क में आपको 25 और एएसओ में यानी कानूनगो में भी यहाँ से आपको 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कल के पेपर के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ये पार्ट 4 है, इसका पहले पार्ट 3 में बना चुका था। तो चलिए यहाँ से फर्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। चलिए यहाँ से आपका पहला प्रश्न जो दिया है, पहला प्रश्न दिया है बास यानी कि जहाँ पे आप निवास करते हैं तो निवास स्थान की जगह यानी कि बस्ती का नक्शा में क्या पहचान होता है। यानी कि जो नक्शा बना हो तो उसमें क्या पहचान होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चारों तरफ बिंदुओं से घिरा होता है। चलिए इसको मैं दिखाता हूँ कैसे बिंदुओं से घिरा रहता है। तो देखिए ये जो नक्शा है यहाँ पे देख रहे हैं डॉटेड लाइन से घिरा हुआ है। ये डॉटेड लाइन से घिरा है, यहाँ पे घिरा है। चलिए इसे क्लीन मैप में मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए इसके डॉटेड लाइन से इसको घेरा गया है। इसको बोला जाता है डीह बसगीत। क्या बोला जाता है? डीह बसगीत, यानी कि जो डी है घर है उसको घेराबंदी किया गया है तो उसी को बोला जाता है। यहाँ पे देखिए अच्छे क्लीन से मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है, 2 घर का है जो सर्वे के बेरा का है। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे डॉटेड जो लाइन दिख रहा है इसी लाइन से इंडिकेट किया जाता है आपके मैप में। तो चलिए आपसे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पहला हो गया, इसको मैं फिगर से भी आपको बता दिया। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है 2 ग्रामों के बीच सरहद पे यानी कि जो सीमा होता है 2 गांवों के बीच, वहाँ पे अगर नदी या फिर नाला हो तो उसका पहचान चिन्ह किस प्रकार का होता है। ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन, जब 2 तरफ लंबाई में अनेक बिंदुएं हों, जब 2 तरफ चौड़ाई में अनेक गोल गोल का निशान हो, दोनों सही दोनों गलत। तो इसका सही आपका आंसर हो जाएगा जब दोनों तरफ लंबाई में अनेक बिंदुएं दिए गए हों। चलिए इसको मैं मैप के थ्रू आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये नदी बह रहा है। क्या ये जो है एक नदी बह रहा है, एक नदी बह रहा है। और देखिए जो सीमा बन रहा है ना 2 गांवों के बीच, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको। चलिए इसको और मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, एक अलग गांव बन जा रहा है इधर, जिसका नाम है, एक का कुकुर घाटी, जिसका परगना सलेमपुर मझौली राज, जिसका थाना उस समय खामपार और ज़िला गोरखपुर था, जो अभी ज़िला देवरिया हो गया है। यानी 1915 में ज़िला गोरखपुर था। और ये जो आप देख रहे हैं ऐसे चारकोर, इसी बिंदु के बारे में बता रहा है कि जब नदी हो। चलिए एक और नक्शा के थ्रू मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये नदी आप देख लीजिए, ये नदी का सिंबल है। ध्यान से देखिए ये नदी का सिंबल है, ऐसे नदी बहता हुआ आ रहा है। चलिए इस नदी का नाम भी मैं बता दे रहा हूँ। इस नदी का नाम है खनुआ नदी। क्या? खनुआ नदी। और इसके बगल में ये भी एक इधर से नदी आ रहा है, एक इधर से नदी, एक नदी इधर से और एक नदी इधर से आ रहा है और इधर दूसरा गांव पड़ जा रहा है। इसका गांव का नाम है कुकुर घाटी, जिला गोरखपुर। इधर के लिए ये जो डॉटेड लाइन से इंडिकेट किया गया है इसी लाइन के बारे में पूछा जा रहा था आपको, किससे सिंबॉलिक किया जाता है। तो डॉटेड लाइन से लंबा लाइन, क्या ऐसे देख रहे हैं लंबा लाइन है
और डॉटेड से इंडिकेट किया गया है। इसी के बारे में प्रश्न था। तो प्रश्न आपका हो गया और आप इस चीज़ को आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाइएगा। देखिए, आपको अमीन बनना है, इसके लिए बेस्ट प्रश्न है। बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको जानना पड़ेगा, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगर आप पहले से भी नापी कर रहे होंगे और नहीं जानकारी होगा तो उसके लिए आज आपको जानकारी हो गया होगा। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। बहुत से ऐसे मौजे होते हैं जिनका नक्शा एक सीट कागज़ पे नहीं आवंटन हो पाता है कि एक कागज़ पे नहीं आ पाता है, तो मौजे का नक्शा कई सीटों में पैमाइश कर आसान किया जाता है। पैमाइश करने के लिए उसको आसान कर दिया जाता है। वैसे नक्शे में खेसरा नंबर खोजना कठिन हो जाता है, इसलिए नक्शे के किनारे हाशिए पर इसका उल्लेख कर दिया जाता है। उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है नक्शा का सूची पत्र। चलिए, इसको भी मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे होता है। देखिए, इसको चलिए यहाँ पे दिखाते हैं। ये मान लीजिए एक गांव, एक सूची यहाँ पे आपको बन गया है। एक ये सूची आपको दिख रहा है, एक सूची एक इंडिकेट कर दिया गया है, जिससे आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यानी कि खेसरा नंबर 105 जो दिया है, वहाँ पे टोला मथुरा मिसिर है, एक देवी स्थान है, एक बाज़ार जो मंगल को हर बार लगता है सप्ताह में। उसके बाद से टोला घगरी छापर, टोला पलक राय, टोला सीसा खुर्द, आबादी खास, यानी कि इस जगह पे जहाँ पे खेसरा नंबर 5023 है वहाँ पे आबादी ज़्यादा खास है। तो देखिए, ये होता है जब ज़्यादा सीट में नक्शा होता है तो एक अलग नक्शा तैयार हो गया और मिलान चादर यहाँ पे 2 दे रहा है। यानी कि इधर दूसरा मौजा है, सॉरी दूसरा मौजा नहीं, एक ही मौजा का एक प्लेट पे नहीं आता है, तो यहाँ पे मिलान चादर दे रहा है। मिलान चादर 2 लिखा है। चलिए, इसको मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे मिलान चादर 1 उसी गांव का है। ये यहाँ पे सिसवा दिख रहे हैं, मिलान चादर 2, और यहाँ पे भी सिसवा दिख रहे हैं, मिलान चादर 1 हो गया। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। कर दिया गया है और इस टाइप का कुछ नक्शा है, इधर से प्रारंभ होगा। चलिए, इसको मैं मैप के द्वारा आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे आपको दर्शाया जाता है। चलिए, इसको देख लेते हैं हम कैसे। ये आपका नक्शा हो गया। तो यहाँ पे ये नक्शा हो गया। और आपका हमेशा याद रखिएगा कभी भी रीजनिंग बनाने में भी कि जो कॉपी का ऊपरा सिरा होता है उसको बोला जाता है उत्तर दिशा। क्या? उसको बोला जाता है उत्तर दिशा। इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ। ठीक। तो नंबर जो कभी से स्टार्ट होता है उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा से, तो इसका उत्तर है और पश्चिम है। अब यहाँ पे देखिए नंबरिंग, देखिए तो नंबरिंग में यहाँ पे आपका 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, ऐसे नंबरिंग हुआ है। 4, 5, 6 ऐसे नंबरिंग हुआ है। यानी कि उत्तर और पश्चिम कोने से कभी भी नंबरिंग स्टार्ट होता है। चलिए, अब अगला देख लेते हैं। चलिए, आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया है, जब किसी बड़े मौजे के खाना पूरी एक अमीन नहीं कर पाते तो ऐसे स्थिति में एक से अधिक अमीन को कार्यभार देकर खाना पूरी करवाया जाता है। तो इस नियम को क्या बोला जाता है? तो आपका 4 ऑप्शन है, छिटेराजी, इंद्राज, लखराज, कायदा चरौस्त। क्या? कायदा चरौस्त। तो कायदा चरौत आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कायदा चरौत। अगला देख लेते हैं। इसी से रिलेटिव प्रश्न है कि कायदा चरौत किसे कहते हैं। यानी वही चीज़ का सेम रिपीट कर दिया है कि किसी बड़े मौजे में एक से अधिक अमीनों द्वारा कानून खाना पूरी का करना, यानी खाना पूरी का कार्य करना। इससे रिलेटिव एक और ऑप्शन में दिया था, कई अमीनों द्वारा पैमाइश करना। तो पैमाइश का मतलब नहीं है, इसमें खाना पूरी से मतलब है। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि सर्वे में बाउंड्री करते समय अमीन गलती से या किसी प्रकार की गलती से एक मौजे का ज़मीन दूसरे मौजे में पैमाइश हो गई तो उसे क्या बोला जाता है? तो लखराज ज़मीन, जिरात ज़मीन, शहद व आम ज़मीन, छीट एराजी। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा छीट अराजी। क्या? छीट अराजी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और नक्शे में कैसे गलती होता है, चलिए इसको मैं बता देता हूँ। तब तक इन अगला प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद मैं उसको बताता हूँ कि कैसे उसको इंडिकेट किया जाता है। तो छीट एराजी किसे कहते हैं? यानी कि इसी चीज़ का छीट एराजी का परिभाषा पूछा जाएगा कि जो गलती से एक मौजे को की ज़मीन दूसरे मौजे में पैमाइश हो जाती है उसको छीट एराजी ऑप्शन नंबर ए बोला जाता है। अब इसको चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ
कि कैसे गलती से ये होता है। जैसे देखिए यहाँ पे इस जो गांव का जो सीमा बनता है, सीमा का इससे थोड़ा सा मोटा लाइन रहता है, ये सीमा हो रहा है। यहाँ पे आपको कुछ डॉटेड लाइन दिख रहा है और ये फिर सीमा। तो जब सीमा का है तो डॉटेड कैसा है, तो डॉटेड ये यही है कि इस गांव का नक्शा में ये ज़मीन था, क्या था 109, जो खिसरा नंबर लिखा है, कितना खिसरा नंबर लिखा है 109, जो 109 लिखा है इस ज़मीन, ये जो मौजा है ये मौजा का ये ज़मीन नहीं है, ये इस मौजे का ज़मीन है। इसी को इंडिकेट किया गया है। चलिए इसको मैं बता भी दे रहा हूँ कि इस मौजा का जो ज़मीन है इसमें गलती से अमीन सर्वे करते समय यानी पैमाइश करते समय इसमें नाप दिए हैं। इसको देख लीजिए, यहाँ पे इसको बताया भी गया है, इंडिकेट करके बता भी दिया गया है। कैसे लिखा गया है, बमौजिब हुकुम असिस्टेंट सेल्टिमेंट ऑफिसर तकदीद कैंप नंबर 2, यानी कि उस समय कैंप नंबर 2 लगा था, ऑर्डर नंबर 6 मुताबिक, यानी कि तारीख 10/10/1916, क्या 10/10/1916 खिसरा नंबर 129 सिलसिला खारिज किया गया, वो नंबर 109 में शामिल किया गया, क्या 109 में शामिल कर दिया गया। यही मैं दिखा रहा था 109, यानी कि जो 109 है ये किसी ये जो मौजा है उसमें का है, और 129 जो है 129 इसको क्या किया गया है 109 में शामिल कर दिया गया है। चलिए एक बार और मैं इसको आपको दिखा दे रहा हूँ। 109 यहाँ पे इस मौजा में इंडिकेट कर दिया गया है, इस मौजा में, और ये ज़मीन इस मौजे का है। समझ में आ गया। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला दे दिया है, छीट अराजी का नक्शा किस मौजे में तैयार किया जाता है। 4 ऑप्शन है, असल मौजे में, साबित मौजा में, उस मौजे में जिस मौजे में छीट अराजी पैमाइश की गई हो, इनमें से कोई नहीं। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके पहले मैं बताया कि 109 जो है 219 का नंबर का है, और 109 का जब नापा गया था, गलती से नाप लिया गया था, तो उसको उसी मौजा में शामिल कर दिया जाएगा, छीट एराजी मौजा में। चलिए अगला देख लेते हैं। छीट एराजी का खेसरा, खतियान, एरिया स्लिप आदि किस मौजे में तैयार किया जाता है, तो साबित और असली मौजे में। इसको मैं बता दिया हूँ, तो अब कभी भी आप से मिस्टेक नहीं होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, जब कोई प्लाट 2 हिस्सों में बट गया हो और दोनों का नक्शा 2 सीटों में बना हो, तो खानापुरी के समय किस हिस्से में नंबर दिया जाता है। ये बोला जा रहा है कि जो नक्शा में नंबर दिया जाता है वो किस में दिया जाता है। पहला ऑप्शन है सीट, जिस सीट में नक्शा बना हो, जिस सीट में नक्शा बाद में बना हो, सॉरी पहले बना हो बाद में बना हो, जो हिस्सा बड़ा हो, जो हिस्सा टुकड़ा में हो, छोटा हो जिसका टुकड़ा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो हिस्सा बड़ा हो। चलिए इसको मैं दिखा भी दे रहा हूँ आपको। इसे देखिए, यहाँ पे आपको छोटा छोटा छूटा है तो नंबर नहीं दिया है, लेकिन यहीं पे बड़ा है तो नंबर दिया है। देख लीजिए इसको ध्यान से, बड़ा है। चलिए इसको और मैं जूम कर दे रहा हूँ। देखिए ये बड़ा है और एक खारजी लाइन है, इसको बोला जाता है खारजी लाइन, मिलान चादर मिलान लाइन इसको बोला जाता है। तो मिलान लाइन में देखिए छोटा छोटा है, इसमें नहीं दिया, लेकिन ये बड़ा है तो नंबर दिया गया है। अभी क्या होगा, जो ये हिस्सा है ये इधर का मिलान चादर में भी हो सकता है इससे बड़ा होगा, तभी इसका नंबर क्या किया है, नहीं दिया है। वही चीज़ यहाँ पे भी किया है, थोड़ा बड़ा है तो इसमें दिया है, इसमें नहीं दिया है। ये बड़ा है तो दिया है, ये छोटा छोटा है तो नहीं दिया है। ठीक सेम। चलिए ऐसे ही इसी का मिलान चादर हम 2 आपको दिखा दे रहे हैं। इसका मिलान चादर 2 यहाँ से देख लीजिए, मिलान चादर 2 है, यहाँ पे भी वही काम किया गया है। छोटा है तो नहीं दिखाया गया है, थोड़ा बड़ा है तो दिखाया गया है, ये भी बड़ा है तो दिखाया गया है, ये बड़ा है तो सब दिखाया गया है। मिलान चादर 2 लिख रहा है और यही सेम दृश्य है। इसमें देख लेते हैं, इसमें देखिए छोटा है तो नहीं दिखाया है, बड़ा है तो दिखाया गया है। समझ में आ गया आपको कि जो बड़ा होता है उसमें दिखाया जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऐसे मैं दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको कभी भी भूल नहीं पाइएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया है, यदि मौजे में टोला बस गया हो, यानी किसी मौजे में एक टोला बस गया हो, उस टोले का नाम कलेक्टर के कार्यालय में अलग कर दिया गया हो, तो अमीन द्वारा टोले के सीमांक को कैसे दर्शाया जाता है, तो मोटी लाइन को। कैसे, मोटी लाइन को। चलिए इसको भी मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए यही टोला बोला जाता है। जैसे इस मौजा का ख नाम है और इसका घ नाम है, और देख रहे हैं इसमें नंबरिंग नहीं है। इसको क्या किया गया है, इस चीज़ को अलग से एक लाइन, इसमें नक्शा में नहीं दिख रहा है,
थोड़ा सा इसको मोटा बना देता है और ये डी हो जाता है और इसका एक नाम भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा। चलिए यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ नाम को कैसे इंडिकेट किया है। देखिए नाम है, टोला भी दिया है कि टोला मथुर मिसिर, टोला घाघरा छप्पर, टोला पलक राय, टोला। तो समझ में आ रहा है कि इसको अलग कर दिया जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न। ऐसे मैं समझा दे रहा हूँ कि आपको ज़िंदगी में भी कभी भी नापी करने भी जाइएगा अमीन बनने के बाद, तभी उसमें काम आएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया, अगर मौजे में टोला बस गया हो और उस टोले का नाम कलेक्टर के कार्यालय में अलग कर दिया हो, खारिज दाखिल कर दिया हो, उस मौजे पर खतियान तैयार समय उक्त टोले का खेसरा नंबर और कौन से स्याही से दिखाया जाता है? काली स्याही से नोट करके, नीली स्याही से नोट करके, लाल स्याही से दिखाया जाता है, किसी भी स्याही से नोट करके दिखाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा लाल स्याही से। और जो नक्शा के मैं बगल में दिखाया टोला लिखा था, उसको जब खतियान में बनाया जाएगा तो उसको लाल रंग से दिखा दिया जाता है। अगला देखते हैं। अगला दिया है, जिस ज़मीन की सरकारी मालगुजारी न चुकाने पड़े उस ज़मीन को क्या बोलते हैं? यानी कि अगर मालगुजारी आप नहीं चुकाए हैं तो उस ज़मीन को बोला जाएगा लखराज ज़मीन। क्या? लखराज ज़मीन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है, जो ज़मीन जमींदार की ओर से लोगों को बिना मालगुजारी के दी जाती थी उसे क्या बोला जाता है? क्या बोल रहा है कि जो ज़मीन जमींदार की ओर से लोगों को बिना मालगुजारी पे दिया जाता है तो उसको बोला जाता है जागीर। क्या? जागीर। आपने गांव में, अगर गांव में होंगे तो आपको किसी का ज़मीन मिला होगा जागीर के रूप में, जागीरदार के रूप में जमींदार दिए होंगे, लेकिन उसको बेचने का अधिकार उस व्यक्ति को नहीं होगा। आप जाकर कल ही पता लगा लीजिएगा। अगर कल आपका पेपर नहीं है तो किसी से आप उसके बाद में भी पूछ लीजिएगा कि इस टाइप का ज़मीन है, तो वो समझ जाइएगा कि किसी ज़मींदार के द्वारा दिया गया वो ज़मीन है। अगला देख लेते हैं, नवायत से आप क्या समझते हैं? क्या नवायत से आप क्या समझते हैं? ज़मीन का प्रकार है, अमीन का प्रकार है, सर्विक प्रकार। अगला दिया है, नवायत से जमींदार या रैयत का हैसियत समझा जाता है, यानी कि यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, 17 नंबर प्रश्न दिया है, वो कौन सा चिन्ह है जो नक्शे पे दिखाया जाता है परंतु सरजमी पे नहीं रहता है? यानी कि नक्शे में उसको इंडिकेट किया गया है लेकिन सरजमी पे नहीं है। तोखा लाइन, नॉर्थ लाइन, बस्ती को गिरने वाला बिंदु, डगर रास्ता जो दो मौजे के बीच होने पर दोनों तरफ है, एक मौजे से सरहद के बिंदु को दर्शाता है। उपरोक्त उल्लिखित सभी चिन्ह सही है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बस्ती को घेरने वाले बिंदु। जो मैं दिखाया था कि आपका ख दिया था और उसको ऐसे करके ऐसे डॉट लाइन से दिखाया जाता है, जैसे डी दिया रहता है तो वैसे दिखाया जाता है, जो सरजमी पे नहीं रहता है लेकिन नक्शे में बना रहता है। अगला देख लेते हैं। अगला दिया है, वो कौन सा चिन्ह है जो सरजमी पे दिए हैं परंतु नक्शे में नहीं है? अब उसी को उलट दिया है। क्या किया है? इसी क्वेश्चन को उलट दिया है। यहाँ पे दिया है कि सरजमी पे नहीं है, यहाँ पे दिया है कि नक्शा में नहीं है, तो उसको नक्शा में क्या है? तुदा या गुदा, दहाई, दोहला, उपरोक्त सभी। तो ये सही हो जाएगा कि तोदा या दोदा, दहाई और दोहरा, दोदा, ये लाइन जो है और जो बिंदु है आपको नक्शे में नहीं दिया रहता है। अगला देख लेते हैं, सिकमी रैयत किसे बोलते हैं? क्या सिकमी रैयत किसे बोलते हैं? जमींदार की ज़मीन जोतने वाले को, किसी रैयत का ज़मीन बंधक लेकर जोतने वाले को, काश्तकार की ज़मीन जो कटाई या पट्टा पर आबाद करता है नए काश्तकार को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काश्तकार की ज़मीन जो कटाई या पट्टा पर आबाद करता है, यानी कि उसको काश्तकार बोने और काट कर बेचने के लिए, ज़मीन को बेचने के लिए सामान जो उगाइएगा उसको आप बंटवारा के हिसाब से दिया जाता है, उसी को बोला जाता है सिकमी रैयत। अगला प्रश्न दिया है, जब किसी रैयत की ज़मीन आबाद करने हेतु दूसरा रैयत उसे लेकर आबाद करता है और ज़मीन वाले रैयत को लगान देता है, उस दूसरे रैयत को क्या बोला जाता है? सिकमी रैयत, ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लेते हैं, 21 नंबर प्रश्न दिया है, दर सिकमी। क्या दर सिकमी रैयत किसे बोला जाता है? दर सिकमी रैयत, जो सिकमी रैयत का ज़मीन जोतता है उसको दर सिकमी रैयत बोला जाता है। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है 22 नंबर, जिसकी जोत सर्वे के पहले से चला आता हो और सर्वे के प्रत्येक कागजों में उसका नाम लिखा हो, यानी उसके जोत पर किसी दूसरे का किसी तरह का अधिकार न हो, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सिकमी। अगला देखते हैं। अगला दिया है, जिसकी जोत मौसूरी न हो और न सर्वे कागजातों में उसका अधिकार दिया गया हो, जैसे कोई रहनदार है, उसे क्या बोला जाता है? गैर दाखिलकार। क्या
गैर उसको दाखिलकार बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी गैर दाखिलकार। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, जो भूमि रैयत की पैतृक संपत्ति है या केवाला से हासिल है तथा जिसका लगान सरकार को देता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है कायमी रैयत। आप देखते होंगे कि जमाबंदी लिखा रहता है, क्या जमाबंदी, उस पर लिखा रहता है केवाला, क्या उस पर केवाला लिखा रहता है, कायमी लिखा रहता है, ठीक, सिकमी लिखा रहता है। तो वही है कि उसका पैतृक संपत्ति है और उसके वो लगान दे रहा है और उसको कायम है उस पर, यानी कि उसी का जोत है, तो उसको बोला जाता है कायमी रैयत। देखिए सिकमी रैयत भी दिया है, दर सिकमी रैयत भी दिया है, माफीदार भी दिया है। तो आगे सभी मैं बताऊंगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा कि ऐसे ऐसे सवाल आपको मिल रहे हैं जो आपको और कहीं जल्दी से नहीं मिलने वाले हैं। अगला दिया है, मौजे में जो गैर आबाद ज़मीन होता है उसे क्या बोलते हैं? यानी कि मौजा में जो गैर आबाद ज़मीन, यानी किसी को आबाद ज़मीन है ऐसे पड़ती पड़ा है, खाली है, तो उसको बोला जाता है गैर मजरूआ। अब गैर मजरूआ में 3-4 प्रकार के होते हैं, उसको भी देखेंगे। पहले उसको जान लीजिए, गैर मजरूआ बोलेंगे किसको? यानी कि जो गैर आबाद ज़मीन है। अगला देख लेते हैं कि गैर मजरूआ आम ज़मीन कितने प्रकार के होते हैं। आगे ही गया तो ये 2 प्रकार के होंगे। कितने? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं इसको भी हम देख लेंगे। अगला दे दिया, जो ज़मीन समूचे बस्ती में सभी लोगों को फायदे के लिए मालिक की ओर से छोड़ दी जाती है, जो समूचे बस्ती के लोगों को काम आती है, उसे क्या बोला जाता है? तो ऑप्शन नंबर पे गैर मजरूआ आम। आम मतलब आम जनता के लिए जो ज़मीन सबके लिए है उसको गैर मजरूआ आम बोला जाता है। अगर नहीं जानते होंगे तो आप जान गए, अगर पहले से जानते होंगे तो कमेंट में बताइएगा, नहीं जानते होंगे वो भी बताइएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। सड़क, पोखर, देव स्थल आदि किस किस्म के ज़मीन, यानी कि जो सड़क का ज़मीन है, पोखरा का ज़मीन है, देव स्थान जो है वो इस प्रकार के ज़मीन के अंदर आएंगे, तो ये आएंगे गैर मजरूआ आम। अब गैर मजरूआ आम कैसे होंगे समझ लीजिए। सड़क है ये सबके लिए, क्या है? ये जो सड़क है ये सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं है। अगर ऐसे पोखरा है ये भी सबका उस पर अधिकार है। और मान लीजिए कोई देवी स्थल है, क्या कोई देवी स्थल है या फिर कोई देव स्थान है, तो उस पर भी किसका हक होता है? पूरे समाज का हक होता है। तो जिस पे पूरे समाज का हक हो, जिस पे पूरे आम आदमी का हक हो, उसको किसके अंदर रखेंगे? गैर मजरूआ आम के अंदर। अब अगला समझ लेते हैं। जो ज़मीन मालिक के मशरफ में रहने लायक हो उसको क्या बोला जाता है? तो गैर मजरूआ खास। क्या बोला जाएगा? गैर मजरूआ खास, यानी कि जिस ज़मीन पे किसी खास मालिक का मशरफ हो, यानी रहने के लायक हो, उसको बोला जाता है गैर मजरूआ खास। अब खास में क्या क्या होंगे चलिए इसको देख लेते हैं। खलिहान, चारागाह आदि किस किस्म के ज़मीन के अंदर आएंगे? ये आएंगे ऑप्शन नंबर सी गैर मजरूआ खास के अंदर। क्या खास, यानी कि जो खलिहान है किसी खास व्यक्ति मालिक का ज़मीन है, लेकिन उसने क्या किया, खतियान बनने के समय वो तो मालिक लिखेगा, खास लिखेगा, लेकिन उसका वो पूरे लोग को अगर छोड़ के चला जाता है तो उसको गैर मजरूआ खास के अंदर रखेंगे। तो वो खलिहान होता है, चारागाह होता है, इस पर उसके मर जाने के बाद से पूरे गांव वालों को हक हो जाता है, किसी खास व्यक्ति का लेकिन रहता है। अगला देख लेते हैं। अगला दिया, अगर किसी ज़मीन का लगान 20 वर्षों से रद्दो बदल नहीं हुआ है उसका नवायत क्या लिखा जाएगा? तो उसका नवायत लिखा जाता है सरह मुआइनी। क्या सरह मुआइनी, यानी कि सरह मुआइन लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सरह मुआइन, जिस पे 20 वर्षों से रद्दो या बदल नहीं हुआ है, यानी कि जो लगान है यानी कि उसको बदला नहीं गया है, तो उसके लिए एक भाषा का यूज किया जाएगा। तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे, और अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना ना भूलिएगा। और जिनका पेपर अभी चल रहा है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जिनका पेपर हो गया उनके लिए भी। अगर आप देखेंगे तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा।